जय मध्य प्रदेश दोस्तों। आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचोड़ा बीनागंज से मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मध्य प्रदेश जीके को लेके हम 3 लेक्चर 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के संभाग और जिले, सेकंड में मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के जिलों का गठन, और थर्ड टॉपिक जो था दोस्तों वो था मध्य प्रदेश का प्राकृतिक या भौगोलिक विभाजन। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों एक नई पहल हम शुरुआत उसकी करने जा रहे हैं। उसमें एक पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक पूरा विशेष क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, पूरा टॉपिक आप देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्वतों को लेके, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन का जो सबसे पहले जवाब देगा दोस्तों उसका नाम नेक्स्ट वीडियो पर अनाउंस किया जाएगा। यहाँ पर बताया जाएगा कि इस व्यक्ति ने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत हम करते हैं आज मध्य प्रदेश के लेक्चर नंबर 4 की, जो कि मध्य प्रदेश के पर्वतों से है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए, रोज आपसे कहना होता है वही सारी बात, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और लास्ट में ढेर सारे कमेंट आप लोग करें। कमेंट तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से ही आज जो हमने पहल शुरू की है उसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। अच्छा ठीक है दोस्तों, सोचिए जरा, हम मध्य प्रदेश के पर्वत नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पर्वत होता क्या है इसकी परिभाषा तो आपको पता होना चाहिए ना। पर्वत मध्य प्रदेश में ही थोड़ी होते हैं, सभी जगह तो पर्वत होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पर्वत होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पर्वत की परिभाषा कहीं आपसे नहीं पूछते हैं, लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता है कि पर्वत होता क्या है। तो दोस्तों पर्वत की सिंपल सी परिभाषा है, पर्वत समुद्र में उठे हुए किसी जमीनी हिस्से के शिखर होते हैं, यानी समुद्र में जो उतला हुआ एक हिस्सा है उसको पर्वत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और पर्वत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, मैं सारे पर्वतों की परिभाषा आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि पर्वतों की परिभाषा जब आपको पता होगी तभी तो आप मध्य प्रदेश के जो पर्वत हैं उनकी कैटेगरी बता सकते हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों पर्वत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्वत होता है विलोक पर्वत। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? विलोक पर्वत। विलोक का मतलब होता है जैसे मोबाइल में किसी को ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे किसी को ब्लॉक कर दिया, यानी गायब होना। गायब होना यानी क्या? कोई ऐसे एक पर्वत है, उसके हिस्से में कहीं पर कोई दरार पड़ी, कोई हलचल पृथ्वी के अंदर हुई, उसके 2 हिस्से ऊपर उठ गए या बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, और ऐसे अगर घाटियां बन जाए, यानी कैसे? अगर मान लीजिए इस टाइप की आकृति का कोई पर्वत बना तो उसको आप कहेंगे विलोक पर्वत। या तो नीचे चला गया या ऊपर चला गया, इस टाइप से कोई पर्वत बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? विलोक पर्वत। ठीक है दोस्तों, विलोक पर्वत जो होता है इसमें जो ऐसी दरारें बनती हैं उनको घाटियां कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? घाटियां, यानी रिफ्ट घाटी। आपने पढ़ा होगा विश्व में सबसे लंबी नदी घाटी है दक्षिण यानी अफ्रीका महाद्वीप की जॉर्डन नदी घाटी, वो एक विलोक पर्वत के अंतर्गत ही उसका निर्माण हुआ है। दूसरा पर्वत होता है दोस्तों अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत यानी ऐसे पर्वत होते हैं जो काफी पुराने होते हैं और धीरे धीरे उनका क्षरण हो रहा है या नष्ट हो रहा है। कैसे नष्ट हो रहा है? जैसे आपने मिट्टी का कटाव पड़ा है, बारिश के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है या मानव उत्खनन के द्वारा उसका कटाव होता है, ऐसे ही पर्वतों का भी धीरे धीरे क्षरण होता है दोस्तों। ऐसे पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं भाई अपने यहाँ मध्य प्रदेश का ही ले लो आप, विंध्याचल पर्वत जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये मध्य प्रदेश और भारत के प्राचीनतम पर्वतों में इसको गिना जाता है। वैसे दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत माला है अरावली पर्वत।
जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसको संतों का शिखर कहा जाता है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में होती है। तो सेकंड पर्वत अवशिष्ट पर्वत होता है, और तीसरा जो पर्वत होता है उसको कहते हैं नवीन वलित पर्वत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत होता है नवीन वलित पर्वत। और नवीन वलित पर्वत अपने यहाँ जो पर्वत है हिमालय पर्वत, ये विश्व का सबसे नया पर्वत है। नवीन वलित पर्वत यानी नवीन निर्माण हुआ, वलित यानी बल पड़े, यानी किसी पर्वत में बल पड़े और बल के कारण उसका निर्माण हुआ। आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो होती है वो 7 प्लेटों पर है। उन 7 प्लेटों में ऐसे पृथ्वी जमी हुई है, जब उनमें हलचल होती है तो हलचल होने के कारण उनमें दरारें पड़ती हैं और कोई हिस्सा ऊपर उठ जाता है, या इस तरीके से नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जिसके द्वारा नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ऐसा ही नवीन वलित पर्वत अपने यहाँ हिमालय पर्वत है, ऐसे पर्वत को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। और भी है दोस्तों, आल्पस पर्वत है, एंडीज पर्वत है, ऐसे अन्य सारे पर्वत हैं, यूराल पर्वत हैं, वो भी नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं, जो कि अन्य विदेशों में है। अपने यहाँ हिमालय पर्वत है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और आज जहां हिमालय पर्वत है, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहां पर टेथिस नामक उतला सागर कभी हुआ करता था, जहां आज हिमालय पर्वत है। तो दोस्तों मैं आपको इनकी परिभाषा अभी नहीं बता सकता, ज्यादा इनके बारे में पढ़ाना है, क्योंकि अपन को सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश के पर्वत सिर्फ इनकी परिभाषा हमें थोड़ा देखना है। ठीक है दोस्तों, ये नवीन वलित पर्वत हुआ। और चौथे प्रकार का पर्वत होता है संचित पर्वत। संचित यानी इकट्ठा करना, यानी ऐसे पर्वत जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनते हैं। जब आंधी तूफान आते हैं तो उनमें क्या होता है, बालू के जो टीले बन जाते हैं, बड़े बड़े जो बालू होती हैं उसके उड़ने से कारण वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होता है। ऐसे पर्वतों को संचित पर्वत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने पर्वत की परिभाषा आपको बताई। 4 प्रकार के पर्वत होते हैं ऑल वर्ल्ड में, जितने भी पर्वत हैं वो 4 प्रकार के पर्वत होते हैं, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ओनली 2 ही पर्वत हैं। ठीक है दोस्तों, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में ओनली 2 ही पर्वत हैं, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत। विंध्य पर्वत भी आप कह सकते हैं, विंध्यन पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। मध्य प्रदेश में मात्र 2 ही पर्वत हैं। सतपुड़ा पर्वत जो है ये बिलोक पर्वत का उदाहरण है, विलोक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत। और विंध्य पर्वत जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, पर्वतों से लेके ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विंध्याचल पर्वत कौन सा पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत कौन सा पर्वत है, तो विलोक पर्वत है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा पर्वत जो होते हैं उनमें चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें होती हैं पर्वतों में। कैसी कैसी चट्टानें, तो ये पूछते हैं परीक्षा में कि भाई कोई सा पर्वत किस चट्टान से बना है। अब आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो परतदार चट्टानों से बना है, या आप कह सकते हैं लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप की चट्टानों से विंध्याचल पर्वत बना हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली का लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, यानी जिस टाइम पे लाल किला बना होगा वहां इस टाइप की चट्टानों की आवश्यकता पड़ी होगी, तो इनको वो ले गए यहां से, दिल्ली का लाल किला बनाने के लिए यहां से ले गए, राजस्थान से ले गए, जहां से भी ले गए होंगे, लेकिन इनका मानव उत्खनन तो हुआ ना। यानी ये धीरे धीरे जब आप इनको ले जाओगे तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, नष्ट होंगे या खत्म होंगे। ऐसे पर्वत को ही तो कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक है दोस्तों, अब जो सतपुड़ा पर्वत है ये बना है ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट की चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से? ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट चट्टानों से। अब मैंने आपको बताया होगा जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, कैसे होता है, पृथ्वी के अंदर किसी प्राकृतिक छिद्र या दरार के माध्यम से जब बहुत स्पीड के साथ लावा मैग्मा निकलता है, तो धीरे धीरे जब वो ठंडा होता है
तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। जब बेसाल्ट चट्टानें घिसती पिटती हैं तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र, कल मैंने आपको बताया था, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मेकल श्रेणी काली मिट्टी के बने हुए हैं, यानी ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट चट्टानों से बना है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है दोस्तों, सरल सी बात है। तो हम पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिए कि विंध्याचल पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत बिलोक पर्वत है, ये परतदार या लाल बलुआ पत्थर से बना है, और ये जो बना है ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक है दोस्तों, अब स्थिति मान लीजिए पूछा, मध्य प्रदेश में पूछा कि इन पर्वतों की स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये वाली दिशा पूर्व है, पूर्व में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ये वाली दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा है। पश्चिम में भारत के 2 राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान। पूछे जाते हैं ये, बार बार आप वीडियो देखिए, नक्शा आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कौन सा राज्य किस दिशा में है। उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है। ये पूर्व दिशा है, वो पश्चिम दिशा है। और मध्य प्रदेश में ये जो दोनों पर्वत हैं, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत, दोनों की स्थिति है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। आप अगर भारत का ढाल देखें, ढाल का मतलब क्या होता है भाई? ऊंची जगह से नीची जगह, ये ढाल होती, ये ढाल हो गया, ये इधर ऊंचा है, ये नीचा है, ढाल हो गया। भारत का ढाल है पश्चिम से पूर्व की तरफ, भारत का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। मतलब ये हुआ कि भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो ऊंचा है और जो पूर्वी घाट पर्वत है वो नीचा है। पूर्वी घाट पर्वत में तो ज्यादा पहाड़ियां ही नहीं है, पश्चिमी घाट पर्वत में है। इसीलिए तो भारत की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि नदियों का पानी किधर जाएगा? जिधर ऊंचा है उधर से बह के नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ इन पर्वतों का जो ढलान है, पर्वतों का जो ढलान है, इधर ये ऊंचा क्षेत्र पड़ता है और इधर की तरफ ये जाता है, यानी पश्चिम से शुरू होकर ये पूर्व तरफ जाते हैं। यानी गुजरात से दोनों पर्वत शुरू होते हैं, मध्य प्रदेश से होते हुए ये विंध्याचल पर्वत है, गुजरात से स्टार्ट हुआ, मालवा का पठार इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ से शुरू होकर भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, ये विंध्य पर्वत का पूर्वी हिस्सा है। इसके बाद ये यूपी के बाद बिहार और बिहार के बाद ये झारखंड तक जाता है। इसके बाद ये पश्चिम से शुरू होता है सतपुड़ा पर्वत, राजपीपला की श्रेणियों, गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश से होता हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड तक जाता है। और दोस्तों झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, जिसको भारत का रूर या भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। वहां ये दोनों पर्वत मिलते हैं और मध्य प्रदेश में भी ये दोनों पर्वत मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? इस जगह पर मैकाल श्रेणी जो है ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत का मिलन स्थल कहलाती है। क्वेश्चन परीक्षा में आया है सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत कहाँ मिलते हैं? तो मैकाल श्रेणी में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पर्वतों के बारे में हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, एक एक पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत। मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। यहां से अगर आप देखें करीबन ये हिस्सा जो होता है, यहां से इधर आप जाएंगे गुजरात तक, पूरा का पूरा ये सतपुड़ा पर्वत है। यहाँ गुजरात के राजपीपला से शुरू होकर बुरहानपुर दर्रा, यहाँ बुरहानपुर दर्रा आता है, यहां तक की जो इसकी श्रेणी है इसको हम कहते हैं राजपीपला श्रेणी। क्या कहेंगे? राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत का सबसे पश्चिमी विस्तार जो है वो राजपीपला श्रेणी है। मध्य जो इसका विस्तार है, मध्य विस्तार, ये सतपुड़ा पर्वत का मध्य हिस्सा है या मध्य सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। और महादेव श्रेणी जो होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, महादेव श्रेणी जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मध्य सतपुड़ा पर्वत में महादेव श्रेणी आती है और सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है ये मैकाल पर्वत है। ठीक है, कैसा है? सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा मैकाल पर्वत कहलाता है। अब इनमें विशेष बात क्या है? लगभग 1120 किलोमीटर इसकी लंबाई है सतपुड़ा पर्वत की। और यहाँ पर अगर हम देखें तो राजपीपला श्रेणी में बड़वानी की पहाड़ियां हैं, अखरानी की पहाड़ियां हैं, वीजागढ़ की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर असीरगढ़ की पहाड़ियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पहाड़ी है दोस्तों असीरगढ़ की पहाड़ी,
असीरगढ़। नाम तो सुना होगा असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला मोस्ट वांटेड क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके का। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, असीरगढ़ की पहाड़ियों पर है और असीरगढ़ की पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, ढेरों परीक्षाओं में आता है। असीरगढ़ का किला कहाँ है? बुरहानपुर में है और बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे, क्योंकि यहाँ बैतूल है, बैतूल से होकर ताप्ती नदी निकलती है, मुल्ताई बैतूल से इस क्षेत्र से होकर बहती है, तो असीरगढ़ की पहाड़ियों से होकर बहती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ अन्य सारे क्वेश्चन भी बनते हैं असीरगढ़ के किले को लेकर। यहीं असीरगढ़ के किले में जो है शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, ऐसा माना जाता है कि 14वीं संतान को जन्म देते समय उनकी मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि मुमताज महल की कब्र कहाँ है? तो बुरहानपुर है। और इसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब ताजमहल बनाया था, तो उनकी कब्र यहाँ से उठा के ताजमहल में जाके दफनाई थी, ऐसी कहावतें हैं, लिखा हुआ है दोस्तों ऐसा किताबों में। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है मध्य सतपुड़ा पर्वत, और मध्य सतपुड़ा पर्वत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी जो है ये पचमढ़ी होशंगाबाद में विशेष रूप से आती है, महादेव श्रेणी पचमढ़ी होशंगाबाद। और यहाँ महादेव श्रेणी में ही है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। कल नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में, कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। क्या ऊंचाई है? 1350 मीटर। कहां पर है? सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी में पचमढ़ी में है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ढेरों परीक्षाओं में आया है। और एक क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा, सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं? पचमढ़ी को कहते हैं। यानी सतपुड़ा पर्वत की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन या पर्वतीय नगर है जहां मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर। नीचे अगर आप जाएंगे तो मुक्तागिरी की पहाड़ियां आपको मिलेंगी। मुक्तागिरी की पहाड़ी या मुक्तागिरी ये जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों। ऐसे अन्य स्थल भी हैं अपने यहाँ, 52 गजा है बड़वानी में, मुक्तागिरी है, सोनगिरी है दतिया में, मुक्तागिरी है बैतूल में, और इस तरीके से मुक्तागिरी की पहाड़ियां हैं। और मुक्तागिरी की पहाड़ियां पड़ती हैं दोस्तों बैतूल में, जैन तीर्थ स्थल है। कई बार क्वेश्चन पूछा है परीक्षा में, मुक्तागिरी कहाँ है? तो क्या कहेंगे? बैतूल में है। इसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको मिलेंगी बैतूल का पठार, और बैतूल का पठार इसके जस्ट आप इधर जाएंगे तो यहाँ ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां भी पड़ती हैं, ये भी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां। और बैतूल के पठार या मुल्ताई बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी और यहाँ बुरहानपुर से होते हुए महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर आप आए तो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा होता है मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत का आकार पूछ सकते हैं कैसा आकार है? इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार। यानी मैकाल पर्वत का आकार कैसा है? आधे चांद का जैसा है, आधा चांद ऐसा होता है ना, ऐसा ही तो है मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत, या सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा जो है वो मैकाल पर्वत है। और मैकाल पर्वत में ही तो है अमरकंटक, अमरकंटक, इसी के कारण तो इसका महत्व बढ़ जाता है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, कल आपको बताया था 1036 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसी पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जिसको कहते हैं नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, ये पहाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया है, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जहां 2 किलोमीटर के अंदर से 2 नदियां निकलती हैं? तो वो है दोस्तों अमरकंटक। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जहां 3 किलोमीटर के अंदर से 3 नदियां निकलती हैं? तो वो है अमरकंटक। 3 नदियां कौन कौन सी? तो नर्मदा, सोन और जोहिला। नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कहां से निकलती है, लेकिन जब बात निकली है तो बता ही दिया जाए आपको। इसके बाद यहां से एक नदी और निकलती है जिसको महानदी कहते हैं,
यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ जब आप जाएंगे तो रायपुर आ जाता है और रायपुर में ये पहाड़ियां पड़ती हैं मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत के दक्षिणी छोर से निकलती है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। मैकाल पर्वत के पश्चिम से निकलती है नर्मदा नदी, मैकाल पर्वत के उत्तर से निकलती है सोन और जोहिला नदी। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से सतपुड़ा पर्वत के 3 हिस्से हैं, राजपीपला श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत यानी मध्य सतपुड़ा पर्वत, महादेव श्रेणी इसको आप कह सकते हैं, और ये मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी जहां है इसी जगह को, अमरकंटक जहां है इसी जगह को कहते हैं सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद मैंने पहले भी आपको बता दिया है। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल कहलाता है मैकाल पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो यह है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के बाद नेक्स्ट पर्वत है हमारा विंध्याचल पर्वत। ये भी पश्चिम में गुजरात से शुरू होता है और गुजरात से होता हुआ ये आगे बढ़ता है। मध्य प्रदेश के कैमूर भांडेर श्रेणियां इसी के पार्ट हैं। इसका पूर्वी हिस्सा विंध्याचल पर्वत का भांडेर कैमूर श्रेणी, और आगे जब जाता है तो पारसनाथ की पहाड़ियां जो पड़ती हैं और राजमहल पहाड़ियां ये सब जाती हैं, सब यहाँ पे जाके छोटा नागपुर पठार में जाके मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, अब विंध्याचल पर्वत यानी यहाँ पे आपका मालवा का पठार है, इस क्षेत्र में मालवा का पठार, और मालवा का पठार ये विंध्याचल पर्वत का ही एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, मालवा के पठार के बाद आप आगे जाएंगे तो बीच में इसका टूटा फूटा पार्ट है, एकदम से उभरा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया अवशिष्ट पर्वत है, और अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो धीरे धीरे भविष्य में नष्ट हो जाएंगे। ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, यानी जो शेष बचे हैं, अवशेष अवशिष्ट जो शेष बचे हैं उन्हीं को कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। इसके 2 पार्ट जो हैं, भांडेर श्रेणी इसकी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पन्ना छतरपुर जिले के अंतर्गत, दमोह जिले के अंतर्गत ये आती है भांडेर श्रेणी, और कैमूर श्रेणी जो जबलपुर के कटंगी से स्टार्ट होती है और यूपी बिहार तक ये जाती है, पटना तक फैली हुई है कैमूर भांडेर श्रेणी। अब इन हिस्सों में इनकी चोटियां भी पूछी जाती हैं। तो कल मैंने आपको बताया था मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कौन सी? कोई नहीं बोलेगा क्योंकि मैं अकेला ही हूं। सिगार चोटी। सिगार चोटी की ऊंचाई है 881 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सिद्ध बाबा जो है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद यहां मैंने आपको बताया था इस जगह यहां पर गुडविल शिखर यानी रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल शिखर, इसी के अंतर्गत आती है, भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों। ये गुडविल शिखर जो होता है, ये मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ ये गुडविल शिखर, इसको सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है। गुडविल शिखर या सद्भावना शिखर, इसका नाम कालुम्बे भी है, कालुम्बे इस तरीके से भी इसका नाम है। और ये कैमूर श्रेणियां जो है ये रीवा सतना तक जाती हैं। मेहर माता जी का जो मंदिर है वो कैमूर श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। मेहर माँ शारदा का मंदिर त्रिकुटा पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का ही एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से विंध्याचल पर्वत यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे यहाँ से होता हुआ ऐसे आगे तक जाता है। तो यहाँ से दोस्तों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में ऐसा कौन सा पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो वो है विंध्याचल पर्वत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपने जहन में इसको उतार लीजिए क्योंकि ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत। इसके बाद दोस्तों और भी अन्य क्वेश्चन बनते हैं। आपने कभी एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं नदी तंत्र। क्या कहते हैं? नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब जैसे शरीर के अंदर कंकाल तंत्र होता है, एक रीढ़ की हड्डी से ढेर सारी हड्डियां जुड़ी होती हैं, ऐसे नदी तंत्र होता है। एक मुख्य नदी होती है, उससे अन्य नदियां भी जुड़ी रहती हैं, इसी को कहते हैं नदी तंत्र। तो भारत में जो नदी तंत्र होते हैं दोस्तों ऊपर से स्टार्ट होते हैं। भारत का मुकुट किसको कहते हैं?
जम्मू कश्मीर को। अब वहां एक नदी बहती है सिंधु नदी, तो एक तंत्र बना सिंधु नदी तंत्र। फिर आप नीचे आएंगे तो उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, तो बनता है गंगा नदी तंत्र। फिर आप जस्ट नीचे आएंगे तो अपने यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी तंत्र बनता है। नीचे जाएंगे तो गोदावरी नदी तंत्र, और सबसे आखिरी में दक्षिण भारत में जाएंगे तो कावेरी नदी तंत्र बनता है। अब नदी तंत्र यानी कि उससे छोटी छोटी बहुत सारी नदियां मिलती हैं, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक नदी तंत्र आपको मिलेगा ऐसे, इसको हम कहते हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी यहाँ ऊपर होके बहती है, गंगा नदी तंत्र बनता है। यहां से आपको पता है कि नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी पहाड़ों से होकर तो बहेगी नहीं, यानी ऐसे क्षेत्रों से होकर नर्मदा नदी बहती है। और आपको पता है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। इसकी 41 सहायक नदियां, जिसमें से 39 तो मध्य प्रदेश में ही मिलती हैं, यानी काफी बड़ी नदी तंत्र है। तो दो नदी तंत्र हुए, गंगा नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पूछा है गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र का जल विभाजक किसको कहा जाता है? तो विंध्याचल पर्वत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछ सकते हैं कैमूर और भांडेर श्रेणी कौन सी दो नदियों का जल विभाजक मानी जाती है? तो आप कहेंगे गंगा और नर्मदा नदी तंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बनता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है, तो आप कहेंगे विंध्याचल पर्वत। ऐसे ही नदी का पूछा जाए तो वो है नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा है। अब इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे जब आएंगे तो आपको पता है महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है जहां कुंभ का मेला लगता है, तो गोदावरी नदी तंत्र बनता है। नीचे है गोदावरी नदी तंत्र और ऊपर है नर्मदा नदी तंत्र। ऐसा ही क्वेश्चन यहां बन गया, यानी कि नर्मदा नदी तंत्र और गोदावरी नदी तंत्र का जल विभाजक किसको कहेंगे? बोल दीजिए ना, सतपुड़ा पर्वत को। किसको कहेंगे? सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और गोदावरी का जल विभाजक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अब लिखे हुए कम मिलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। आप किसी का प्राकृतिक क्षेत्र देखेंगे तो उससे ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगर आप जाएं तो आपको पता है यहाँ पर मुल्ताई बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी, ऐसे होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों भारत की बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी की भ्रंश घाटी है? कौन सी नदी की भ्रंश घाटी है? तो दोस्तों आप कहेंगे नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है, या नर्मदा और ताप्ती नदी की जो भ्रंश घाटियां बनाता है वो कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। अभी मैंने कहा था कि बिलोक पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, और बिलोक पर्वत ही तो रिफ्ट घाटी का निर्माण करता है, नहीं कहा था क्या? स्टार्टिंग में कहा था ना। तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी बात एक ही होती है। और विश्व में सबसे लंबी जो नदी घाटी है वो है जॉर्डन नदी की रिफ्ट घाटी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ आप कहेंगे कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी बनाते हुए कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, या नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटी निर्माता पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। अब दोस्तों भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो सॉफ्ट और हार्ड चट्टाने यानी कठोर और मुलायम चट्टानों से होते हुए जब कोई नदी बहती है तो सॉफ्ट चट्टाने घिसती पिटती जाती हैं, ऊंची जगह से नीचे होते हुए बहती जाती हैं। इस तरीके से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्वेश्चन कुछ याद रखना पड़ेगा जो कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते हैं। जब आप किसी की प्राकृतिक क्षेत्र या उसका नक्शा जब आप देखते हैं तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चंस याद रखना है। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
यहाँ से समझाने के बाद आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार और वीडियो देखें, एक बार और समझ में नहीं आता तो फिर एक बार और देखें, यानी एक दो बार अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको पर्वत समझ में आए। दोस्तों एक चीज और मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान का पर्वत है, विशेष रूप से गुजरात से शुरू होके राजस्थान से होते हुए ये पहुंचता है हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर्वत पर ही बना हुआ है। और अरावली पर्वत मध्य प्रदेश के थोड़े से हिस्से में फैला हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आगर मालवा जिला है और ये पूरा राजस्थानी हिस्सा है। यहाँ से झालावाड़ जिला जाता है राजस्थान का, तो उस हिस्से में यहाँ पर थोड़ा सा अरावली पर्वत भी अपने यहाँ पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, जब वीडियो शुरू किया था, तो पूरा लेक्चर हो जाने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और जो भी सबसे पहले अपना जवाब देगा कल उसका नाम अनाउंस होगा। यानी आपको कमेंट्स के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है उन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत। अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। सतपुड़ा पर्वत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सतपुड़ा पर्वत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, सरल सा क्वेश्चन है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और ये मैंने बताया है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि छिपा हुआ क्वेश्चन है, कुछ तो ट्विस्ट रखना पड़ेगा ना क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट्स के माध्यम से आप इसका आंसर देंगे, सतपुड़ा पर्वत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो सबसे पहले इसका आंसर देगा उसका नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश जीके को लेके चैप्टर नंबर 4 मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। ठीक है दोस्तों, आज का अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, जय मध्य प्रदेश।